नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी जो 10वीं क्लास की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इसमें लोकतंत्र का टॉपिक है और इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था। उसमें जितनी बेसिक चीजें हैं वो समझी थी। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि भारत जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का, उसका सही उत्तर था CWG। तो जिन विद्यार्थियों ने भी CWG उत्तर दिया था उन सबका सही है। आपसे पूछा था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भरतपुर जो है वो किस में आता है। भरतपुर जिला जो है ये किस में आएगा, जो 4 वर्गीकरण दिए हैं। तो उसका सही उत्तर था CWG। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं आर्थिक लोकतंत्र से। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न और विपरीत है। अब देखिएगा, इसमें जो आर्थिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र वो होता है जिसमें अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। देश के जितने प्लान योजना, ज्यादा से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो, आर्थिक वाली होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हर व्यक्ति को रोजगार मिले उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है वो कहलाती है जो आर्थिक, उसी का ही अर्थव्यवस्था का ही एक प्रकार है आर्थिक लोकतंत्र, जहां रोजगार के अवसर सर्वसुलभ उपलब्ध हों। अब जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के आगे बढ़ने का, या जो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, इसका कहीं ना कहीं एक रीजन है कि वहां आर्थिक लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। वहां जो लोकतंत्र है उसमें भी आर्थिक लोकतंत्र को प्रमुख रूप से जो है वो उसमें इस तरह की अर्थव्यवस्था या इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। अगर अब तो फिर भी माहौल बदला है। अब तो फिर भी सरकार ने प्रयास किए हैं। जब पहले के सिस्टम में अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनके आने के बाद से अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था के अंदर भी किसी व्यक्ति को जैसे व्यापार शुरू करना है या कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए सर्वसुलभ व्यवस्था है। पहले कितने जगह से वो फाइल होकर के निकलती थी, कितने लोगों को पैसे देने पड़ते थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। कई वर्षों तक वो फाइल पड़ी रहती थी, वो व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता था। जबकि फॉरेन कंट्री की बात करें, वहां एक फॉर्म अप्लाई करना था, आपका कितना इन्वेस्ट है, कितना टर्नओवर है, कितना कर सकते हो, एक फॉर्म, ओके, ये लीजिए आप शुरू कीजिए। जबकि यहां भारत के अंदर ये बीच में जो लोग होते हैं खाने वाले, इसको भी खिलाना पड़ेगा, इसको भी खिलाना पड़ेगा, ये चीजें अपने चरम पर अब तो फिर भी कम हुई है अभी भी। तो ये जो सरकार आई थी, केंद्र सरकार, इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र करने का प्रयास किया था। तो ये आपको मैं मेन डिफरेंस जो है वो समझा रहा हूं इसमें, कि इसका क्या फर्क पड़ता है। तो पश्चिमी जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक कारण यह है कि वहां अर्थव्यवस्था के द्वार खुले हैं। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये बीच में जो इस तरह के लोग बैठे हैं ये बहुत हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो या कोई भी। तो उसको आगे अगर किसी व्यक्ति को काम भी अपना करना चाहता है तो उसको कितने ही लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, तब जाकर के वो आगे शुरू कर पाता है। तो व्यक्ति पहले ही हट जाता है कि काम तो होना नहीं है। तो जहां इस तरह की अगर चीजें होगी तो वहां उस देश के लिए नुकसान है। इसलिए आर्थिक लोकतंत्र है। और वर्तमान का जो समय है इस पे जबरदस्त बहस भी चल रही है इन दिनों। पूरे विश्व में यह चीज चर्चा का विषय है कि अर्थव्यवस्था जो लोकतंत्र है वो कैसा होना चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण इसमें एक और बता रहा हूं। दरअसल इन्होंने ये जो लाइनें उठाई है, ये एक अच्छी पॉलिटिकल साइंस की ऑथेंटिक बुक है, वहां से डायरेक्ट इन्होंने शुरू की 4 लाइनें उठा ली। इसके आगे की जो व्याख्या थी वो इन्होंने इसमें नहीं दी। तो ये और अच्छे से आपके इसमें सारा मैटर होता, वो 12वीं 11वीं 12वीं क्लास जो होगी उसमें इन्होंने डिटेल में दे रखा है, इसमें नहीं है।
लेकिन अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मान लीजिए रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके एक दिमाग में क्या बनी हुई है, टेंशन बनी हुई है कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने रोजगार के दूसरे अवसर कितने हो सकते हैं वो आपके माइंड में है ही नहीं। और आपके माइंड में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बाहर एटमोस्फेयर, आपका वातावरण, सरकार, वहां ये इतने स्कोप आपको दिखाए नहीं जा रहे कि देखिए इतने स्कोप हो सकते हैं आपकी लाइफ में, इतने काम है करने के लिए। अगर आर्थिक लोकतंत्र हो, यानी इस तरह की अर्थव्यवस्था हो, तो फिर आपके कोई टेंशन नहीं होगी, अच्छा रीट है, एक एग्जाम दिया नहीं हुआ, चलो ये वाला ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। तो इस तरह की चीजें हैं। नेक्स्ट आता है नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक, मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दिया हूं कि एक हमारे नॉन है, जानकार हैं, और अ, बड़े बिजनेसमैन हैं, खूब, जैसे उनका सालाना जो टर्नओवर है वो खूब होता है। तो उन्होंने अभी यूएसए के अंदर अपना, इस बात को लगभग 5-6 साल हो गए, 6-7 साल ही हो गए इस बात को। यूएसए के अंदर उन्होंने अमेरिका में अपना एक बिजनेस शुरू करना था उन्हें। तो जब उनसे इस चीज पे बात हुई, चर्चा हुई, तब वो इस चीज के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई थी कि उन्होंने सिर्फ मेरा ये देखा कि सालाना मेरा टर्नओवर कितना है और मुझे ओके कर दिया। और यहाँ भारत के अंदर मुझे हर बार काम करने के लिए मुझे कितने लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है, तब जाकर के मेरी फाइल आगे बढ़ती है। वो किसी फाइल को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, ये फर्क है। तो ये ज्यादा हम कहते ही हैं भारतीय महान है, भारत महान है, भारतीय ज्यादा महान नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, स्वयं की जो कमियां है वो सुनना हिंदुस्तान में कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ यहाँ सब सुनना पसंद करते हैं, सबको सबको कहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सब बहुत खुश होते हैं, वाह 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 वाह। अगर ये कह दे कि देखिए आप में ये कमियां हैं, तो फिर तो लोग सामने वाले को दौड़ते हैं खाने के लिए, ऐसे कैसे कह दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे हैं भारतीय। नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार है। तो व्यक्ति की सेवा, लोक कल्याण की भावना, ये लोक दर्शन का एक व्यवहारिक रूप है। जहां दर्शन नाम आ गया तो कहीं ना कहीं उस दर्शन के साथ में नैतिकता भी जुड़ी हुई आएगी। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस की उदारवादी लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है, बंधुत्व की भावना, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। तो समानता, ये जो भाईचारे की भावना है, ये एक महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये भावना अंदर से आती है, और हम कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं। अब आजकल तो आप जानते हैं क्या है सोशल मीडिया, और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं खुद अब नोटिस कर रहा हूं। यहाँ पे यूट्यूब पे आए हुए लगभग मुझे 4 साल होने जा रहे हैं। 4 साल पहले जो युवा थे, युवा वही हैं, अभी भी हैं जुड़े हुए, जो पहले थे वही। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जिनकी मेंटलिटी के अंदर मुझे अंतर दिखाई देता है। पहले युवाओं के अंदर जो 4 साल पहले, वो ऐसी मेंटलिटी नहीं थी। धर्म, जाति, संप्रदाय, संकीर्णता, ये चीजें पहले उतनी नहीं थी। लेकिन अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पर रात दिन ये चीजें चलती है, और अब जो युवा मेरे यहाँ कई बार कमेंट करते हैं, उससे मुझे यह मालूम चल जाता है कि किस तरह से, और मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, अगर आप भी आंखें खुली रखें तो आपको सब कुछ दिखेगा। भाईचारे की भावना तो दिनों दिन नष्ट ही होती जा रही है, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या किसी क्षेत्र के आधार पर। तो जहां ये समानता की चीज नहीं होगी, वहां फिर आगे स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। सबसे पहले समानता की भावना हो, फिर आगे स्वतंत्रता भी होगी। तो ये नैतिक लोकतंत्र वाला है।
लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी, विशिष्ट वर्गीय यानी जो अभिजन वर्ग होता है, मार्क्सवादी और समाजवादी। तो अब ये लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो 5 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं: परंपरागत उदारवादी, बहुलवादी, विशिष्ट वर्गीय, मार्क्सवादी और समाजवादी। तो सबसे पहला देखते हैं उदारवादी। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत क्या है कि लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। उदारवाद से नाम से क्लियर है, उदारवादी यानी लिबरल। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह देते हैं। हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मील, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं और लक्षण क्या क्या हैं? तो क्या है लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत? व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, वह अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। यह बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी वो गलत करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आग के अंदर हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, ये हर व्यक्ति को पता होता है। तो व्यक्ति जानता है कि क्या हित है क्या अहित है। उसकी बुद्धि, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसमें इतनी बुद्धि तो होती है कि उसको पता है कि ये चीज सही है और ये गलत है। चोर जो चोरी करता है तो क्या उसको मालूम नहीं है कि मैं जो चोरी कर रहा हूं वो गलत है? डाकू लुटेरे किसी की हत्या करते हैं, अपराध करते हैं, क्या उसको पता नहीं है कि मैं ये अपराध कर रहा हूं और ये गलत है? तो पता तो है उसको, वो हित और अहित भी जानता है, लेकिन फिर भी वो करता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। शासन का गठन उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र का गठन जो कैसा है, उदारवादी यानी लिबरल होना चाहिए। शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी होती है, ट्रस्टी। एक देखिए जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आता है वो महात्मा गांधी का सिद्धांत भी था, न्यासधारिता यानी ट्रस्टीशिप। यानी क्या था उनका कि संपत्ति के मालिक जो हैं वो संपत्ति को अपना मालिक ना समझ करके खुद को और केवल उसका न्यासी समझे। संपत्ति है वो समाज की है। इस तरह से गांधी जी का सिद्धांत था और यही ये इसी प्रकार का बात कर रहा है कि जनता का शासन है, जनता की इच्छा है, सरकार केवल एक न्यासी है, एक ट्रस्टी है राजनीतिक सत्ता की। और क्योंकि मेन जो शासन तो किसका है, जनता का। शासन के संचालन के निश्चित और आधारभूत नियम होते हैं, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा यानी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। शासन के गठन और संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। तो भारत में आप इसी तरह का सिद्धांत देखते हैं, भारत में इसी प्रकार का सिस्टम है। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो सिस्टम है
ये आपको भारत में देखने को मिलेगा। जैसे ये विशेषताएं इस तरह से थी जैसे कि भारत की विशेषता हो लोकतंत्र की। तो ये भी एक सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत। ये हैं सब लोकतंत्र के प्रकार ही, कि लोकतंत्र के सिद्धांत कौन से हैं। उसमें एक सिद्धांत था उदारवाद वाला, लिबरल रहो। तो दूसरा क्या है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। देखिए बहुलवादी सिद्धांत क्या है लोकतंत्र का, जहां सत्ता जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर के और उसका विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी कई व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होती है। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है संघात्मक। अब संघात्मक भारत के लिए भी, जो अगर आप संविधान का पहला ही जो आप चैप्टर पढ़ें, आर्टिकल, पहला अध्याय और पहला जो आर्टिकल है कि भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये है। तो राज्यों का संघ है भारत। लेकिन यहां तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। आप संघ सूची, समवर्ती सूची, ये राज्य सूची सब पढ़ते हैं, अलग अलग विषय हैं। किसी पे संघ को अधिकार है कानून बनाने का, किसी पे राज्य को है, किसी पे दोनों को है। स्थानीय जो ये संस्थाएं हैं, जो हमने ग्राम पंचायत और ये देखी, वहां भी उनके अधिकार हैं। तो सत्ता का जहां विकेंद्रीकरण हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं हो, वो कहलाता है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो भारत में भी आपको ये देखने को मिलेगा। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास एच जे लास्की, बार्कर, मिस फोलेट, जीडी एच कोल, डिग्बी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहेल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुतंत्रवाद कहना पसंद किया। रॉबर्ट प्रिस्तस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह अथवा हित समूह अपना भागीदारी निभाते हैं। तो यह परिभाषा है रॉबर्ट प्रिस्तस की। मैंने जो अभी आपको ऊपर समझाया वही चीज है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर के और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो तीसरा आता है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या होता है? देखिए विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत जो है लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक है और उसने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। मॉस्का इतालवी विद्वान है जिन्होंने अपनी विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए हैं। देखिए जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके सब सिलेबस में है ये सारा, तो आपको पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़िएगा इसको। देखिए एलिट क्लास या अभिजन वर्ग का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत यानी अभिजन वर्ग यानी एलिट क्लास, आप समझ तो गए मैं किसी एक विशेष वर्ग की बात कर रहा हूं। विशेष वर्ग में कौन से वर्ग आते हैं? ये सिद्धांत ये कहते हैं कि केवल कुछ लोग ही होते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट क्षमताएं होती हैं और यही सब काम करते हैं, यही संभालने की क्षमता रखते हैं, यही देश को चलाते हैं, यही बिजनेस करने की क्षमता रखते हैं। चाहे सैनिक शक्ति हो, चाहे राजनीतिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, कि ये चलाने की क्षमता केवल कुछ लोगों में होती है, सब में नहीं होती। जैसे आप ये देखिएगा कि थोड़े से अंग्रेज जो हैं वो आधी से ज्यादा दुनिया पर राज करके, उसमें कहीं ना कहीं ये सिद्धांत आपको दिखेगा। कुछ ही बिजनेसमैन हैं जो इस पूरे देश को चला रहे हैं। अगर इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन, जिसमें मुकेश अंबानी जो ऐसे लोग शामिल हैं, अगर भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन यहां से अपना बिजनेस समेट लें, लाखों करोड़ों लोगों को आत्महत्या करनी पड़ जाएगी भारत में। तो कहते हैं कि तो ये क्या है कि केवल कुछ लोगों में यह क्षमता होती है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, यह कहता है कि केवल कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर यह क्षमता होती है कि वो लोगों से काम करवा सकें, जो शासन कर सकें। हर व्यक्ति में यह क्षमता नहीं होती। यह सिद्धांत यह कहता है कि आम मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य, वो ज्यादातर जैसे अपने जीवन से उदासीन, आलस्य से भरा हुआ, ये छोटी मोटी चीजों में हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहना, मन में कुंठा रखना,
ये चीजें जो होती है कि इन्हीं से ही मनुष्य है वो इतना ही सोच पाता है और इन्हीं में ही गिरा रहता है। और केवल विशिष्ट लोग होते हैं जो शासन करने की क्षमता रखते हैं, जो व्यापार करने की क्षमता रखते हैं, और वही जो है एक लोकतंत्र के रूप में अपना जो स्थापित होते हैं वही करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि हिटलर था। जैसे हिटलर एक आवाज देता था जनता को कि क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो, और सारी जनता उसके पीछे कहती थी कि बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं। गांधी जी एक आवाज देते थे नमक बनाओ, और लाखों के लोग नमक बनाना शुरू कर देते थे। अंग्रेज पीट रहे हैं लेकिन फिर भी नमक बना रहे हैं। यह क्षमता थी उन लोगों में कि अपनी एक आवाज से वो जनता से जो वो करवा सकते थे, जो वो चाहते थे। तो केवल कुछ लोगों के अंदर यह क्षमता होती है, सब में क्षमता नहीं होती। तो केवल कुछ लोग ही हैं जो देश को चलाने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें एक वर्ग इनकी विशेषता क्या होती है? जो एलिट क्लास यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, शासन करने की क्षमता होती है, व्यापार की क्षमता होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे आप। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर आप देखते हैं कि जब विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है, जब 1916 में विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है, उसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन में सफलता मिलनी शुरू होती है सही मायने में। उससे पहले आंदोलन तो कब से चल रहा है? 1897 से चल रहा था, 1897 से। 16 और 3 19 साल से आंदोलन चल रहा था। लेकिन विजय सिंह पथिक के आने के बाद एंट्री हुई, जब साधु सीताराम दास ने कहा कि साहब आप नेतृत्व संभालो। कुछ लोग होते हैं जिनमें कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, सब में वो चीजें नहीं होती। जैसे मैं आपको अभी एक उदाहरण बता रहा हूं, महाभारत काल में एक प्रसंग आता है कि जो गंधर्व थे उन्होंने इसको दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों की कोई लड़की थी और दुर्योधन ने उससे कुछ फालतू बातें की, उससे वो लड़की गुस्सा होकर भागी और अपने परिवार में सबको बताया गंधर्वों को। गंधर्वों ने क्या किया? दुर्योधन को बंदी बना लिया वनों में, जंगल में। अब गंधर्व जब दुर्योधन को क्या कहते हैं कि तूने जो महारानी द्रौपदी थी उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया भरे दरबार में, उनके चीर हरण का प्रयास किया, और फिर भी सभी पांडव और वो लोग जो है वो चुप रहे कि नहीं नहीं हम जो में हारे हैं तो हमारा बोलने का नहीं है, वरना वो लोग भी तुम्हें मारने की क्षमता रखते थे। वो लोग महान लोग हैं कि वो महान आत्माएं हैं जो अपमान का विष पीने की क्षमता रखते हैं। हम साधारण लोग हैं, हम अपमान का विष नहीं पी सकते हैं। मैं आपको ये लाइन किस लिए बताई है कि जो व्यक्ति जितना ऊपर तक जाता है उसमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है। वो मान अपमान, एक दो चीजों पे किसी ने कुछ कह दिया इतने में तो बस वो मरने मारने पे उतारू हो जाए। तो ये चीजें, अपमान का घूंट पीना भी, ये खैर ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। आपके अभी अपने पॉइंट पर रहना है, टॉपिक टू टॉपिक। तो ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। अब इसके बाद में ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आप समझ गए कि ये अभिजान्य वर्ग का मतलब क्या है। ये अभिजात्य वर्ग जो है इसको आप केवल वो मत समझ लेना कि जिनके पास पैसे हो। ये टर्म जो कई बार ये कि एलिट क्लास, एलिट क्लास, एलिट क्लास से मतलब केवल पैसे वाले वर्ग से नहीं है। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि कुछ विशिष्ट लोग होते हैं तो इनकी संख्या भी क्या होती है? कम होती है। तो लेकिन इनमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है और यही हर चीज को चलाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो देश में शासन करना हो, चाहे व्यापार करना हो, चाहे किसी भी रूप में कोई भी कार्य हो। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो क्या है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपने प्रकृति के एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है, और इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग आदि ने किया है। तो ये विशिष्ट लोग ही हैं, ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं ये, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर जो उदाहरण बताया था कि विशिष्ट लोगों में
जिनमें कुछ विशेष योग्यताएं होती है, उनमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है, वो उस विशेष लोगों में आते हैं। तो ऐसे लेनिन है, स्टालिन है, माओ त्से तुंग है, ये भी ऐसे ही लोगों में है जिनकी एक आवाज पे पूरी जनता इनके पीछे आ जाती थी। ये जो कहते थे वो जनता करने को तैयार होती थी। तो इनमें कुछ विशेष बात थी तभी तैयार होती थी, वरना तो आप किसी को अगर घर में कह दो अगर एक पानी का गिलास देना तो वो ही नहीं पकड़ेगा, यार क्या ले ले, खुद हाथ नहीं है कि तेरे। ये चीजें आती हैं। तो क्या है इसमें, तो मार्क्स का सिद्धांत ये जो मैन ये कहना क्या चाहता है यहां पे कि देखिए इसमें एक एक वर्ड आपके लिए काम का है, दो वर्ड आपके लिए जरूरी है। एक तो है आर्थिक लोकतंत्र और एक है जनवादी। यहां आर्थिक लोकतंत्र से इनका तात्पर्य क्या है कि जो उत्पादन के साधन है, क्योंकि ये क्या है उस अभिजात वर्ग वाला जो सिद्धांत था उसका एक प्रकार से आप विपरीत कह सकते हो इसे। क्योंकि वहां आपने देखा कि अभिजात वर्ग में केवल कुछ लोग होते हैं जिनके पास में हर चीज होती है, सत्ता होती है, पैसा, पावर, सब कुछ। ये कहते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं उन पे अधिकार केवल कुछ पूंजीपतियों का होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उन पे अधिकार आम जनता का होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो अपना रोजगार का साधन उत्पन्न कर सके, हर व्यक्ति रोजगार करने में सक्षम हो, उसका अधिकार होना चाहिए। तो चूंकि एक प्रकार से आर्थिक लोकतंत्र है, लेकिन जनता की बात करता है कि जनता के लिए होना चाहिए, जनता को यह अधिकार होना चाहिए, इसलिए इसको जनवादी पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और कार्ल मार्क्स जैसे लोग तो बहुत महान लोगों में आते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल दोनों ही बहुत जबरदस्त व्यक्ति में हैं। ये महान आत्माओं में है जो सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। और इसको आगे अप्लाई करने का काम किसने किया था फिर? इन्होंने तो अपना सिद्धांत दिया कि ऐसा होना चाहिए, और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम किसने किया? लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग जैसे लोगों ने। उसके बाद है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। उदारवादी, लिबरल, मार्क्सवादी। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। यह सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों के विकास में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी ये एक प्रकार का समाजवादी सिद्धांत है। ये क्या है? उदारवादी जो सिद्धांत था सबसे पहला, वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहा था। यानी उदारवादी सिद्धांत में आपने देखा जहां पूरी तरह से जनता का शासन हो, जनता ही जनता के बारे में बात हो रही थी, जनता को यह अधिकार है, जनता के लिए यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, राजनीतिक स्वतंत्रता। मार्क्सवादी में मैंने आपको बताया वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है, उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ विशेष लोगों का अधिकार नहीं होकर के पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार हो। इन दोनों को मिक्स कर दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से इस आर्थिक समानता को भी प्राप्त करना, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं, क्रांति के माध्यम से नहीं, बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से। और इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 5 सिद्धांत है। सबसे पहला था उदारवादी सिद्धांत, जो कि आप उदारवादी जो कि आप भारत में देखते हैं, और वो पूरी तरह राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, जनता के शासन की बात करता है, जनता को महत्व देता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो लोकतंत्र के अंदर सत्ता जहां कई व्यक्तियों में बंटी होती है वो कहलाता है बहुलवादी सिद्धांत। ये भी भारत में है।
फिर अभिजातीय वर्ग वाला सिद्धांत जो था, एलिट क्लास वाला, तो वो ये कहता है कि केवल कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जिनके अंदर क्षमताएं होती हैं। बाकी जो आम जनता है वो कई अवगुणों से युक्त होती है, जिसकी वजह से उनमें वो क्षमताएं नहीं होती। तो उस आम जनता के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, उनमें कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में ये कौन सा था, मार्क्सवादी, वो आर्थिक समानता की बात करता है। और समाजवादी, ये उदारवादी और आर्थिक समानता दोनों का समन्वय है। राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से आर्थिक समानता को प्राप्त करना, किसके द्वारा, संविधानवाद के माध्यम से, ना कि हिंसा और क्रांति के माध्यम से। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण जो इसके सिद्धांत हैं, और रीट एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब विद्यार्थी जो देखने वाले हैं वो इन वीडियो को बहुत कम है, बहुत ही कम, लेकिन अब जो है कंप्लीट इनको कराना है तो पूरा कराएंगे इसमें। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि डायरेक्ट इनमें से आपके रीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं इनसे। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जो रीट का सिलेबस है उसमें टॉपिक आता है, जो राजनीति विज्ञान के आपके 2 यूनिट हैं, और उसमें 1 यूनिट में सीधा का सीधा टॉपिक लिख रखा है लोकतंत्र। ये देखिए, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, तो ये भले ही इसमें अलग से पूरा नहीं लिखा है, लेकिन ये लोकतंत्र आपके टॉपिक है, क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।